नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल से विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में आईटी, ईडी, सीबीआई की छापेमारी से सियासत गरमाई हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक आजम खान के 30 से ज्यादा ठिकानों पर लगभग 60 घंटे तक आयकर विभाग की छापेमारी हुई और खबरों की माने तो भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी से जुड़े कई सबूत मिले हैं जो फिर से आजम खान की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो लालू यादव पर फिर से सीबीआई का एक्शन हो सकता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सलीके लोग भी शामिल हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के नेताओं पर हो रहे एक्शन से विपक्ष में खलबली है और फिर से सवालों में पुलिस और प्रशासन और जांच एजेंसियां भी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नेताओं के खिलाफ जांच होगी तो क्या इशारों पर होती है? क्यों बार बार जांच एजेंसियों की नीयत पर सवाल होता है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। उम्मीद नहीं थी सब लोगों को, जैसे उन्होंने पेपर दिखाया कि हम आईटी से हैं, क्या चाहते हैं उनका घर की तलाशी लेंगे, जो प्रोसीजर है उनका। और फिर 3 दिन गहन तलाशी रही। हमारे घर की अब्दुल्ला का छोटा सा पोर्शन है, उसकी फिर अदी की सारी अटैचियाँ, सारी अलमारियाँ, सारे फाइल्स, सारे पेपर्स जो भी देखे जा सकते थे वो सब लगा समय उसमें। जो ये कहते हैं कि विपक्ष के हम जनप्रतिनिधि हैं या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के लिए हो रहा है, तो सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग भी इस तरह से हैं तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। जहां तक आपने 800 करोड़ लगा दिए, ये प्रोसीजर है, एक अभी सर्च कंप्लीट हुई है, अभी अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी, केस असेसमेंट में असेसमेंट जाने के बाद ऑर्डर क्या होगा, किसी को भी कोई शब्द दरखास्त मीडिया में जब आगे बोलना चाहिए। इस तरह का कुछ भी कह देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हम बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल आज क्या है? आज देश का सवाल है, जब भ्रष्टाचार होगा तो एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? बड़े नेताओं पर कार्रवाई क्या इशारों पर होती है? सरकार में आ जाएंगे तो क्या सब लूट खाएंगे? ईडी के छापे में आजम बना था, क्या कहता है? ये 4 सवाल है। हमारे साथ बात भारतीय पार्टी से जुड़े दीपक झापता कांग्रेस से, पार्टी की तरफ से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। भुवन भास्कर जी, आपसे शुरू करते हैं। ये जो रेड्स है, ये आईटी की, ईडी की रेड्स है, अगर रेड हो रही है, चलिए रेड्स गलत नहीं, 2 ऑप्शन थे। पहला, जांच एजेंसियों को मिला, दूसरे के दरवाजे हमेशा आपके खुले रहे, इसलिए बार बार इस पर विस्तृत किया जाए, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई है, तो कहां जाए? ठीक है, आता हूं आपके पास, दीपक झा जी के पास। दीपक, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, विपक्ष बार बार इस बात को कहता है कि साहब जो भी कार्रवाई है वो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ होती है, लेकिन जब जांच एजेंसियां जाती हैं तो वो खाली हाथ नहीं लौटती है। रिकवरी है, सबूत है और उसके बाद कोर्ट है, और कोर्ट से भी कई हमने इंसिडेंट्स में देखा है कि वहां से भी विपक्ष के नेताओं को बहुत रिलीफ नहीं मिलता है। रजत भाई, एक देसी कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो मोदी जी अपने लोगों के लिए तो कोतवाल है, अपनी पार्टी के नेताओं के तो कोतवाल हो चुके हैं, तो उनको डरना नहीं है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों आ जाओ मेरे पास, जिनको कल तक आप गाली देते थे, कल तक भ्रष्टाचार, ईडी आई, पैसे में डूबे करते मोदी, और आज मोदी की टीम के साथ वो बड़े रहना का ये सबसे पैदा करता है। आने कार्रवाई आज की सरकार में है श्रीमान नारायण राणे जी, इनके ऊपर 300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और इनके खुद के सांसद, तत्कालीन सांसद किरीट सोमैया ने ईडी को लेटर लिखा था कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तब नारायण राणे कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद भाजपा चले हैं, एक एग्जाम भाजपा में लेते हैं, और इनका कार्यक्रम होता है, केंद्र सरकार से बात करते हैं, इनके पुत्रों को जामीन पर दिया जाता है, टिकट दी जाती है। तो ये जो दोहरा चरित्र दिखा रहा है, तो संशय यहाँ से होता है। विपक्ष सवाल नहीं, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आपने व्यापक घोटाले पे कार्रवाई की, आपने शारदा घोटाले पे तो कराई, लेकिन आपने सुरेंद्र क्या कार्रवाई, आपने हेमंत बिस्वा क्या कार्रवाई की, ये बताइए, देश से जानना चाहता है। अब आप सवाल नहीं करेंगे कि विपक्ष कह रहा है कि जनाब आप ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, नहीं,
आप ये का परफेक्ट उपयोग कर रहे हैं। विपक्ष को रहिए, विपक्ष के नेताओं को जगाइए, विपक्ष कोई नेता मोदी से सवाल ले कि मोदी बढ़िया इसके पर जवाब दे क्या विपक्ष बात करता है। पहला पॉइंट है कि साहब कोई व्यक्ति विपक्ष का होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही होती है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाता तो बिल्कुल हो जाता। पहला। दूसरा, कार्रवाई जो भी है पिछले रेजिम के वो सारी विपक्ष के लिए, ऐसा देखिए जी, पहले 100% कार्रवाई में 3% ही राजनेताओं पे, 97% कार्रवाई जो है अदर दिन राजनेता है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, विपक्ष नहीं, ये घमंडिया गठबंधन रोने क्यों लगता है भैया? आप रोते क्यों है? अगर आप चुनाव गए तो ये खराब हो गया, आपको मत नहीं ली तो खराब हो गया, आप करवा नहीं, आप सुना कराओगे। आपके ही साथी जब ममता बनर्जी आपको छोड़ के जाती है तो कहती है कि ये दुरुपयोग करता है, कांग्रेस दुरुपयोग करता है। सुप्रीम कहता है कि वो पढ़ाई कौन ढेड़ का धोखा बना कर दिया है। तो इस तरह चीजें करते रहे तो आपको लगता है, कहूंगा कि भाई पश्चिम बंगाल में ईडी या सीबीआई का छापा पड़ गया तो क्या वहां पैसे नहीं मिले? अगर पैसे मिले तो गलती है ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आप कहीं भी छापा एजेंसीज मारे, एजेंसीज अपना काम करें। विपक्ष कह रहा है कि सारी कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ क्यों? जो लोग आपके साथ क्या सारे कौन विपक्ष भी, मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन विपक्ष? जब लालू प्रसाद यादव की कार्रवाई होती है तो लालू प्रसाद यादव का कौन विपक्ष होता है? उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रहती। और जिसमें बनर्जी ये कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस, जिस समय बाद मायावती जी उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन की सरकार में शामिल होती है, मुलायम सिंह जी भी कहते हैं। अमर सिंह जी, आप तो एक पत्रकार रहे उस समय, अमर सिंह जी के यहाँ जाते रहे, उन्होंने भी आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस इस तरह से करती है। और आज मैं तो कह रहा हूं मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के पार्टी के और भी नेता हैं, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कि जो मामले हैं वो पहले से चल रहे हैं, उनके यहाँ तो रिपोर्ट मिलता है ना। और कोर्ट में भी जब आप जाते हैं तो आप साक्ष्य नहीं दे पाते। तभी जोशी जी, अगर आजम खान साहब बिल्कुल पाक साफ है तो रेट्स को हो जान दीजिए, एजेंसीज को कुछ भी नहीं लेगा। लेकिन अगर रिकवरी है, अगर मनी ट्रेल है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, माननीय आजम खान साहब पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार अपने काम करने का काम कर रहा है और लगातार कोर्ट के द्वारा हमको राहत मिलने का काम होता है। हालांकि इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा ये नहीं है, और घोसी के हार से जो इनकी बिलखलाहट है वो दिखाई दे रही है। इंडिया जब से गठबंधन बना है, जो इनको जो निराशा हाथ लगी है वो दिखाई देती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई, इनको भ्रष्टाचार से, आदरणीय मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार आप दूसरे दल में रह के करेंगे तो आपको दिक्कत है। आप आइए, भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन हम के खिलाफ हमने रखी हुई है, आइए आपको हम साफ होने का सर्टिफिकेट देते हैं। और किन किन को आदरणीय मोदी जी ने साफ करने का काम करा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप आदरणीय मोदी जी ने लगाने का काम करा। आदरणीय छगन भुजबल साहब, हेमंत बिस्वा साहब आए और भ्रष्टाचार के आरोप में आए, मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार साहब आए और भ्रष्टाचार के आरोप तो धुले धुले, साथ में उप मुख्यमंत्री बन गए। नारायण राणे देश में मंत्री बन गए। हसन मुशर्रफ साहब, और बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तृणमूल के भी नेता आए और उनके साथ साफ हो गए। ये पॉइंट उठा चुका हूं भुवन बास्के, ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। एक बार शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ। शुभ, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाई है कि एजेंसीज का दुरुपयोग होता है, आपके दो पूर्व मंत्री जेल में ही हैं अभी तक। साहब, दो चीजें हैं, पहला राजनीति थोड़ी देर के लिए अलग हटा दीजिए, दूसरा पॉइंट, एजेंसीज भी तो काम करेंगी। हमेशा देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, एजेंसीज को भी तो कहीं ना कहीं से टिप ऑफ मिलती होगी कि नहीं साहब ये चीज गलत हो रही है, तब वो एक कदम आगे बढ़ती है। एजेंसीज को क्या टिप ऑफ मिल रही है? अभी कल की ही बात है, तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं वी सेंथिल बालाजी, वो एजेंसी की कस्टडी में है, सीबीआई की कस्टडी में है 5 दिन से, कैश फॉर जॉब स्कैम में। और उनको लेकर के सीधा सीधा ईडी द्वारा उनको ऑफर दिया जाता है कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये चीज प्रजातंत्र के मंदिर, चेन्नई की कोर्ट में बोला गया है, कोर्ट के सामने रखी गई है ये बात। तो फिर आप बताइए, ये तो काम कर रही है ईडी यहाँ पे। तो इसमें मतलब ये सारा इन्होंने ईडी को एक तंत्र बना लिया है, सीबीआई को एक तंत्र बना लिया है राजनीतिक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का, जो कि बहुत गलत हो रहा है भारतवर्ष में। और जहां तक कि मेरे जो भाजपा के काउंटर पार्ट है वो कह रहे हैं कि हम अपनी हार से बरगला रहे हैं, मैं उनको साफ साफ बता देना चाहती हूँ, हार से आप बरगला रहे हैं। 7 उपचुनाव में से जो अभी हाल में हुए हैं 4 इंडिया गठबंधन जीती है, तो ये आपके हाथों से निकल रही है बात, तो इसीलिए बरगला करके ये सारे काम आप कर रहे हैं, है कि नहीं? अब ईडी का क्या काम है आप बताइए? हरीश साल्वे, जिनको मोदी जी ने
अपने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में मनोनीत किया, उनकी शादी में, शायद उनकी तीसरी शादी हो रही थी, उनकी शादी में ललित मोदी एकदम सोशलाइज करते हुए आराम से नजर आ रहे हैं। मतलब ईडी इनको नहीं ढूंढ पा रही है और यहाँ पे हरीश साल्वे के साथ ये सोशलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उस मुद्दे पे आता हूं। ठीक है, ठीक है। जो चेन्नई वाला आपने एग्जाम्पल दिया है, मैं उसी पे एक बार एसएन सिंह साहब रिप्लाई कर दीजिए। क्या ऐसा है कि केंद्र सरकार जो है वो दबाव बना रही है? विपक्ष कह रहा है साहब बना रही दबाव, और पहले भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि साहब एक प्रेशर था मिनिस्टर्स पे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। वही बात शुभ बोल रही है कि साहब तमिलनाडु में वही केस है, कहा गया कि साहब आप बीजेपी डाल दीजिए। तो ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। रजत जी, आम आदमी पार्टी की बात को मानता कौन है? आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि मनीष सिसोदिया को भी गलत फंसाया जा रहा है। कोर्ट में क्यों नहीं अभी तक साथ दे पा रही है हमारी बहनें आम आदमी पार्टी के कोई नेता? कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, अब कोर्ट भी स्वतंत्र नहीं है क्या? देश भी स्वतंत्र नहीं है? मतलब कैसी कैसी बात करते हैं। शीश महल आप बनवाएंगे, कई 100 करोड़ रुपए आप खर्च लेंगे, अगर आप गलत नहीं करते, चाहे ABCD कोई भी हो, गलत कर रहे हैं तभी तो जांच हो रही है। आप गलत मत करिए तो निश्चित तौर पर जांच नहीं होगी। और मैं तो कह रहा हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बुला के 24 घंटे पूछताछ हुई थी, हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी से बुलाकर पूछताछ हुई थी। एजेंसियां अपनी जांच करती हैं। और आज देख लीजिए, अभी महादेवा सट्टा ऐप पर 417 करोड़ रुपए का आरोप लगा है, तो क्या मान लिया जाए कि वो कांग्रेस का पैसा है, आम आदमी पार्टी का पैसा है? एजेंसियां पूरे देश में प्रतिदिन 40-50 जगह नोटिस देती हैं, 40-50 जगह रेड करती हैं। अब ये अलग बात है कि ये जो भ्रष्टाचारी गठबंधन, ये भ्रष्टाचार किए हैं लालू प्रसाद यादव को भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, तो उस समय भ्रष्टाचारी गठबंधन और कोर्ट ने दोषी करारा नहीं। अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं तो आप डरिए, और नहीं गलत कार्य कर रहे हैं तो सांच को आज कैसा। लेकिन एक मिनट सिंह साहब जवाब ले लीजिए। जो आपने कहा भ्रष्टाचारी गठबंधन, एक बार जवाब दीपक झा साहब। आम आदमी पार्टी के लोग और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे रजत जी 90 मुकदमे स्थानीय लोग। एक वैसे साहब मैंने आपका पॉइंट ले लिया। आपका कहना है कि साहब 40-50 जगह नोटिस जाता है, रेड होती है, इसमें कोई गलत नहीं। और कहा साहब भ्रष्टाचारी गठबंधन है। दीपक झा साहब, दस्तावेज मिल रहे हैं, मार्कशीट मिल रहे हैं, सब क्या है? संविधान में नहीं लिखा है कि जो 5 बार का विधायक, 2 बार का सांसद। सिंह साहब एक बार रिप्लाई ले लीजिए जो सवाल आपने किया है। दीपक झा रिप्लाई। दिक्कत है रजत जी, ये लोग चाहते हैं कि हमारे लिए राहुल गांधी जी, भाजपा के देखिए क्या यहाँ पे करेंगे तो निश्चित तौर पे नेशनल डिजास्टर अलायंस है, बैरिकेडिंग लगी है। रजत जी पहले डर जाए भाजपा, हमारी गाड़ी चेक करेगी, मेरी गाड़ी में कुछ होगा तब तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बड़ा सबूत तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को नहीं कहना चाहिए। 1956 से ऐसी जांच एजेंसियां बनी हुई हैं और ये जांच एजेंसियां पारदर्शिता से अपने कार्य को करती हैं। निश्चित तौर पे आप गलत कार्य को नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और गलत कार्य करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई बोलोगे, वो भी बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, जनता में सुनाई नहीं देती आपकी आवाज, चुप हो जाइए। रजत भाई नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और अजीत पवार के ऊपर भाषण देते हुए कहते हैं कि इनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस 70,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। और 2 दिन के बाद देखिएगा, 2 दिन के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार होता है जो 70,000 करोड़ का घोटाला एकदम पाक साफ हो जाता है और कहते हैं आइए मैं आपको ऐसा कौन सा चमत्कार होता है कि चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, जहां साहब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है? ऐसा कौन चमत्कार होता है? आशीर्वाद लेके आए हैं। सबसे बड़ा डिजास्टर है भाजपा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ साहब, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रत्था लगाया था। रजत जी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, 14 पार्टियां रजत जी एक साथ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं, आप वापस जाइए। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा के 2 टूक भगा दी, पीछे चले आए, कोई सबूत नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता को बर्बल डायरिया हो जाता है क्या? यहाँ पे बैठ के चुप होने का नाम नहीं लेते हैं क्या? इनको बताइए कि जब इनका नंबर आए, अरे भाई जहां साहब ये जनता ने आपको डायरिया कर दिया। तकलीफ है कि सत्ता में रहने के लिए आप ये करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, देश के सबसे बड़े कोर्ट में आप 14 पार्टियां गए थे। रजत जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इनको बताइए। रजत जी इनको बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बिना सबूत के ऐसे मुंह उठाकर लेकर चले आए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिनको आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज अगर आधा विपक्ष आज आधा
भैया नेशनल हेराल्ड केस में जवाब आपको देना है। ठीक है, आ रहा हूं, आदरणीय एक बार वापस झा जा रहा हूं भुवन भास्कर मित्र जोशी जी झा के पास साहब, प्रिय आ रहा झा हूं। साहब, भुवन भास्कर नेशनल जोशी हेराल्ड साहब केस एक मिनट से मैं आ रहा हूं, एक जवाब मिनट रुकिएगा, आपको देना। एक मिनट जी, ठीक है। जोशी जी, सिंह साहब भी ये बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा था साहब विपक्ष के दल जो थे वो कोर्ट गए थे इस मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। दूसरा पॉइंट जो उठा रहे हैं कि साहब मान लीजिए कि आजम खान साहब बिल्कुल पाक साहब, अंटिल प्रूवन गिल्टी। मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो कोर्ट जब आदमी जाता ही जाता है, चाहे वो निचली अदालत से लेकर ऊपर, कोर्ट से उसको तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं साहब कोई साक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, आपने क्यों अरेस्ट कर लिया। ठीक है, छापा आप मार सकते हैं, इनकम टैक्स वाले पूछ सकते हैं साहब ये कमाई का जरिया क्या है, ये पैसा इधर से उधर कैसे गया, मैं मानता हूं। लेकिन कोर्ट जाने पर अगर आपके खिलाफ आपको लगता है परेशान किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है या दबाव बनाया जा रहा है, तीनों ऑप्शन ले लीजिए, तो कोर्ट का ऑप्शन हमेशा खुला होता है। लेकिन इतने सारे मामले हमने देखे जहां विपक्ष ने कहा कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसीज का, कोर्ट ने कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज आजम खान साहब बाहर है और अधिकतर जो फर्जी केस उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाने का काम करा और किसके इशारे पे लगने का काम करा वो पूरे प्रदेश के सामने है। और निश्चित तौर पे हम ये कहते हैं कि कोर्ट के द्वारा आजम खान साहब को राहत मिलने का काम हुआ, लेकिन जब जब ये चुनाव हारते हैं तो क्यों विपक्ष के लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं, ये भी देश के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पे और जो इनके साथ भ्रष्टाचारी आ जाते हैं तो वो देश जानना चाहता है, देश का सवाल क्या होना चाहिए। देश का सवाल ये है कि वो भ्रष्टाचारी आके कैसे पाक साफ हो जा रहे हैं, क्या वो तरीका है, क्या वो फिल्टर है, क्या वो मशीन है, देश ये जानना चाहते हैं। अभी अन्य वक्ताओं ने भी कहा अजीत पवार साहब को 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी बना, इनके साथ आए उप मुख्यमंत्री, और कैसे देश ने ये भी देखने का काम करा, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे थे अजीत पवार का। अभी जब वो दिल्ली आए थे तो कैसे पीठ थपथपाने का कार्य करते। एक तरफ आप करते 70,000 करोड़ का घोटाला जब आपके साथ आ जाते हैं तो आप उनकी पीठ थपथपाने का, और माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी पीठ थपथपा के ठीक है, ये बहुत चाहते हैं। ठीक है भुवन जी, एक मिनट, ये बहुत स्पेसिफिक सवाल है और पर्सन स्पेसिफिक। जोशी जी कह रहे हैं अजीत पवार वाला एग्जाम्पल देकर, अजीत पवार पर बीजेपी ने क्या किया, आप उन पर आरोप लगा रहे थे और उसके बाद ही सरकार में आपने डिप्टी सीएम बनवा दिया। देखिए, इन्होंने दो सवाल पूछा। एक तो इन्होंने कहा कि जब ये चुनाव हारते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहूंगा कि हमें लगता है कि एक जनता पार्टी नाम की पार्टी थी जिससे निकले हुए समाजवादी पार्टी आज तक सीमित हो गई। पहले विधानसभा में भी कुछ राज्यों में इनकी 2-4 सीटें आ जाती थी, सिमट के रह गए कि लोकसभा में 3 में न 13 में 2-3 सीट पा रहे हैं, विधानसभा में भी 10-20 सीट पा रहे हैं, पहली बात। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे संस्कृति का विद्यालय है जहां डंका ठोक के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आरोप लगा तो दीजिए, दिखाइए तो, आप चले तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, कौन क्या करता है जब हमारे पास आके अगर वो नहीं कर रहा, अगर वो किया हुआ है तो आप जाइए ना। हम आरोप लगा रहे थे जब पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी पे, तो आप कह रहे थे झूठे आरोप लगाते हैं, और आज आप कह रहे नहीं सही आरोप लगा रहे हैं। जब हम यही आरोप एनसीपी पे लगा रहे थे तो आप कह रहे थे झूठे आरोप लगा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सही आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, ऐसे जी ये कह रहे हैं कि जब आपने अजीत पवार पर आरोप लगाया, भुवन जी गलत कह रहे हैं। हाँ एक बार आप, हाँ थोड़ा सा मिसलीड है भुवन जी, एक बार रिपीट कर दीजिए सवाल। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजनीतिक सुनिए ठाकुर साहब, सुनिए। इन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया 70,000 करोड़ का घोटाला है, फिर वो कैसे भारतीय जनता पार्टी में आके फिल्टर हो गया, क्योंकि उन घोटालों पे चर्चा नहीं हो रही, क्यों पीठ थपथपा रहे हैं, या देश को संदेश दिया है मोदी जी ने, वो संदेश साफ है, आप आइए। पीठ थपथपाने का मतलब है ऐसे भ्रष्टाचारियों की हमें आवश्यकता है, आप आइए, आप भ्रष्टाचार करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में एक बार जवाब दे रही है, वो कह रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक है, अजीत पवार पर तो आप आरोप लगा रहे थे और उसके बाद ही आपने शामिल भी करा लिया सरकार में, ऐसा क्यों, क्या मजबूरी थी? नहीं, अब देखिए क्या होता है, चाहे हेमंता जी का मैटर हो, चाहे एनसीपी का मैटर हो, समाजवादी पार्टी और जो भी विरोधी पार्टियां हैं उनके जेहन में समझ में नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आ गया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने मदद करके उसकी जांच बंद करा दी क्या?
पहले भी जांच हो रही थी, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, आप चीजों को समझ। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती रही हैं। जब आप चुनाव लड़ते हैं बसपा के खिलाफ, आप उस पर आरोप लगाते हैं। 400 पेज का आरोप लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ घूम रही थी, हाथ में खंजर, और पश्चिम बंगाल में बम लेकर लेफ्ट और कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ घूम रहे थे, टीएमसी उनके खिलाफ घूम रहे थे। राजनीतिक पार्टियों के बयान और इस परिप्रेक्ष्य को अलग अलग देखिए। हमारे साथ चाहे वो सीएम आसाम हो, चाहे वो पश्चिम महाराष्ट्र में अगर कोई हमको समर्थन देता है, एजेंसियां जांच करना बंद नहीं करती, और कोई भी दोषी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ नहीं रखती है। अगर आप पारदर्शिता से इस बात को कहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे रजत जी, आपने कहा कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं, किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो आप कुछ नहीं पाते। इसके पहले आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बारे में, आय से अधिक संपत्ति के बारे में बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था। आ रहा हूं, एक बार शुभ मल्होत्रा को जोड़ते हैं। आ रहा हूं दीपक आपके पास, आ रहा हूं, बोल दिया एक बार शुभ के पास, आप लेके हमारे मुंह के सामने रखिए। एक कदम थोड़ा सा इसके ऊपर उठ जाता हूं और थोड़ी देर के लिए स्पेसिफिक केसेस हम छोड़ देते हैं। क्या ये कहना गलत होगा, चाहे आज एनडीए की सरकार हो या इससे पहले यूपीए की सरकार हो, आज चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, इसके पहले भी कई सारे प्रधानमंत्री रहे, ये एक फैशन है, जिसकी भी सरकार होती है उसके पास एक माइलेज होता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो सरकारें केंद्र में रहती हैं वो अपने हिसाब से थोड़ा ट्विस्ट कर लेती हैं, और ये एक लंबा चौड़ा उदाहरण है, आप ये मना नहीं कर सकते। हो सकता है दीपक आज कहें कि नहीं साहब, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा, या जो पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। उस समय के भी सपा बसपा के बयान आप उठाकर देखिए, जो बयान उस समय दिए होंगे, भुवन जी अगर बैठे हैं उस पर प्रकाश डालेंगे इसके बाद। शुभ मल्होत्रा, देखिए, कहावत याद आती है मेरे बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके बयान पर, और आपने जो बोला अभी उस पर कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा। तो अभी 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी बात को क्या आप करते हैं, क्योंकि आप जो आज हो रहा है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अजीत पवार का जो आप केस बता रहे हैं उसमें फडणवीस जी खुद इतनी भरी सभा में खुल करके कहते हैं पवार चक्की पीसिंग, आज दोनों साथ में बैठ करके आटा खा रहे हैं। ये मतलब ये क्या हो रहा है? प्रेमा खांडू, शुभेंदु अधिकारी, हिमंत बिस्वा शर्मा, अब नारायण राणे, आरोप आप भी लगाई थी कांग्रेस पर। यादव, ये सारे जो केस है भाजपा का जो सिंपल स्ट्रेटजी होता है, साम दाम दंड भेद, या तो हमारे साथ आओ या फिर जेल जाओ, साधारण इनका हिसाब किताब है। और ये बिल्कुल एपरेंट है, सारे ट्रेंड से बिल्कुल एपरेंट है कि इन्होंने क्या अचीव करना है। इन्होंने बस कोशिश करनी है। जो ये बार बार शीश महल की बात कर रहे हैं, अरे करिए, अगर शीश महल में है तो करिए, होने दीजिए साबित कोर्ट में। लेकिन भारत के साथ दुर्भाग्यता ये है, और ये मैं आज आपके चैनल पे सीधे सीधे कहती हूँ कि जुडिशियल सिस्टम अपने आप में सजा है, और ये अनफॉर्चुनेटली इसको जो ये भाजपा की सरकार है, इसने अपने हाथ में एक अस्त्र बना लिया है जुडिशियल सिस्टम को, कि रगड़ने दो इनको, रगड़ेंगे तब फिर झुक करके हमारे पास आ जाएंगे। यही हथियार इन्होंने आम आदमी पार्टी के भी इतने दिग्गज नेता, जिनको इंटरनेशनल केस स्टडीज में उनके एजुकेशन मॉडल, उनके हेल्थ केयर मॉडल के लिए कवर किया गया, इतनी इज्जत मिली दुनिया भर में, उनको उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया, और 1 रुपया का मनी ट्रेल साबित नहीं कर रहे आज तक कोर्ट पूछ रही है कि इनके खिलाफ के सबूत कहाँ है, और लेकिन ठीक है, एसएन भाई एक छोटा सा रिप्लाई दे रही, फिर दीपक झा जी के पास जाना। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी बहन जी एक अच्छी प्रवक्ता हैं, अच्छे वकील के रूप में इनको कोर्ट में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको गिरफ्तार कराया, लेकिन नहीं बता पाएंगे। दूसरे मैं जवाब देना चाहूँगा हमारी बहन को, हम नहीं, आप कहती थी कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम उनको जेल में डालने का कार्य करेंगे। तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है ऐसा क्या हो गया भैया, आम आदमी पार्टी का हृदय क्यों इतना परिवर्तन हो गया, सत्ता के लिए क्यों इतने बासी हो गए कि एक अपराधी के साथ चले गए। ये प्रदेश की जनता पूछ रही है, ये देश की जनता हमारी बहन जी से पूछना चाहती है, जिसको भ्रष्टाचार, आपने तो बीजेपी को भ्रष्टाचारी नहीं बताया था, आपने भ्रष्टाचारी कांग्रेस को बताया था। उस भ्रष्टाचारी की गोद में जाकर क्यों आप जो है सत्ता की मलाई काटने के लिए ऐसा कार्य कर रही, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आपने कहा हम 1 रुपया लेंगे, हम बसों में सफर करेंगे, तो मुझे लगता है कि उल्टा उल्टा काम करने वाले भ्रष्टाचारी पार्टियों को वो देश की जनता जवाब देगी कि एक दूसरे के साथ
छुरा चाकू खंजर लेकर आप घूमने इधर वाले उधर की बात अगर एक करना दूसरे के बंद साथ आए करिए। तो प्रदेश की ये जनता बताइए देख रही। कि अजीत हम तो पवार बता रहे को हैं, अपने आप कोर्ट हम तो कह रहे हैं आप कोर्ट में बहन जी जाइए, कोर्ट में बताइए कि मनीष सिसोदिया 6 फुट के हैं, बड़े गोरे हैं, वो गलत कार्य नहीं करते हैं, ये तो कोर्ट में बताएंगी बहन जी। हम तो ये पूछेंगे कि कैसे कांग्रेस अच्छा हो गया। रजत जी भी ये सवाल पूछेंगे कि ये घमंडिया के लोग, अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो ये घमंडिया गठबंधन वाले लोग सुधीर चौधरी पे भी केस कर देते हैं, मनीष कश्यप पर भी केस कर देते ठीक है, हैं, अमित हम मालवीय इंडिविजुअल नामों भी पर नहीं केस जाएंगे कर हसन भाई, देते हैं। इंडिविजुअल नामों पर नहीं जाएंगे। ठीक है, आ रहा हूं पास एक बार दीपक क्या ये बात सही है, क्योंकि बीजेपी आ रहा हूं हसन भाई, आ रहा हूं एक मिनट आ रहा हूं, कि जो भी व्यक्ति केंद्र में होता है, ठीक है, शुभ ने ये बात कही कि नहीं साहब पुरानी बातें आप हटा दीजिए, इस कार्यकाल की बात करिए। जो भी व्यक्ति सेंटर में होता है, भुवन भास्कर जी बैठे हुए, जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त भी ये आरोप लगता था कि केंद्र जो है वो एजेंसीज का दुरुपयोग करती। रजत भाई, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ए राजा भी जेल में गए थे, सुरेश कलमाड़ी भी जेल गए थे, आपको याद है नहीं याद है? बिल्कुल याद है। याद है कि नहीं याद है? तो देश को बताइए ना कि हमने अपने मंत्रियों को भी, अपने सहयोगियों के ऊपर भी कार्रवाई किया था, और फिर क्या हुआ केस के बाद में? तो ये कहना कि पहले की सरकारों ने, अरे पहले की सरकार ने अच्छे काम किए थे, उसको भी तो आप बताइए। अगर मान लीजिए 1% पहले की सरकार पूरी भ्रष्ट थी, पहले की सरकार सारी करप्ट थी, तो आपको जनता ने क्या फिर से उसी के काम के लिए चुना है कि जो पहले की सरकारों ने किया उसी के लिए फिर आप करिए? तो एक कहां का तर्क होता है? ये तर्क क्या दे रहे हैं भाजपा के लोग? मुकुल रॉय को भूल गए जो भाजपा के रजत जी 2004 से 2010 के बीच में 72 नेताओं पर केस दर्ज हुआ, उसमें 43 विपक्ष के नेता है रजत जी। रजत जी 43 विपक्ष के नेता है उसमें। देश की जनता इससे सवाल करती है कि कहते हैं भ्रष्टाचारी सब कांग्रेस में है, सब इंडिया गठबंधन। अरे ये तो नेशनल डिजास्टर। कांग्रेस से सभी पार्टियां भ्रष्टाचारी करके ही अलग हुई, ये सभी कांग्रेस में थी, टीएमसी एनसीपी ये सभी कांग्रेस में थी, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करके ही हटी। अब हाल ये है कि मरता क्या नहीं करता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, साथ आ रहे नहीं तो सभी ने भ्रष्टाचार को बताया। अरे मैं छोटा सा 72 नेताओं पे कार्रवाई हुई जिसमें 60%, मैं तो बता रहा हूं रजत जी इनको बताइए, 2004 से 2010, 2004 से 2010 72 नेता जिसमें 43 विपक्ष के नेता, ये क्या है? दीपक जी वो एक कागज लेकर आए, दीपक जी एसएन भाई एक कागज लेकर आए और वो आंकड़े के साथ बता रहे हैं कि 73 नेताओं पर हुआ जो विपक्ष के थे 2004 से 2010 डॉक्यूमेंट के साथ है, जिसमें 43 विपक्ष के नेता रहते हैं, भाजपा नहीं विपक्ष के नेता रहते हैं। क्या होता है? अगर 99% जो केसेस हुए हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे हुए हैं। आप व्यापम घोटाले पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप अरे भैया अब इस तरह से कहेंगे राजा जी तो 100% भ्रष्टाचारी अगर कांग्रेस है, अगर हर्षद मेहता घोटाले से लेके आदर्श घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, अगर घोटाले की पार्टी है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लोग गिरफ्त में आएंगे। अगर कांग्रेस घोटाले की पार्टी है तो गिरफ्त में तो आएगी ना। इसके लिए तो 2G वालों को, जीजाजी वालों को, कोयला वालों को बदलना पड़ेगा। विचार बदलिए, विचार बदलिए, व्यवहार बदलिए। सत्ता आपके हाथ मैं वही कह रहा हूँ, ये अपने को बदलिए ना। एजेंसियां आपके घर जाती है, करोड़ों रुपए पाती है, तो कोई पूछेगा ना कि नेशनल हेराल्ड के केस में 5000 करोड़ रुपया कैसे ट्रांसफर हो गया? यही तो पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। कोयला घोटाले में आपने कहा हमारे मंत्री कलमाड़ी आपके मंत्री थे, 16 महीना जेल में रह के आए, कलमाड़ी आपके मंत्री थे, आपने कहा हमारे मंत्री ऐसे होते हैं। ये कांग्रेस की परिपाटी है कि कांग्रेस में 100 रुपया जाएगा तो 85 रुपया गर्द में चला जाएगा। इसी तरह से कांग्रेस की सरकार के मंत्री भ्रष्टाचारी होते हैं। ये झा साहब ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री भ्रष्टाचारी होते हैं। हमने अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर कार्रवाई किया। ये कांग्रेस के मंत्री, ठीक है झा साहब आपने ये लंबी बहस है और तार्किक बनाने आ रहा हूं, मंत्री एक मिनट आ भ्रष्टाचारी रहा होते हूं। हैं। ऐसे में एक बार सुरेश भुवन भास्कर कलमाड़ी जोशी जी जेल में रहे, आपके मंत्री आ रहा हूं भ्रष्टाचारी दीपक होते हैं। आपने जोशी जी स्वीकारा? एक सवाल मेरा हम नहीं स्वीकार रहे हैं, आपने स्वीकारा। ठीक है
पहली तो ये बात हो गई कि नहीं साहब, कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल पाता है, ड्रैग ऑन होता है। लेकिन आप ओवरऑल कन्विक्शन अगर देखेंगे तो वो लेस देन 2% है। ये भी एक सोचने वाली बात है। देखिए, आज का जो बहस आपने जो चलाई है, जो बहस चलाई है वो ये चलाई है कि क्या विपक्षी दलों पर ये जो लगातार रेड हो रही है, इसका देश पे क्या असर होता है, जो मूल मुद्दा है आज का। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो हमारी जो सरकार की जो संस्थाएं हैं वो क्या क्या काम कर रही है, जो उनका काम है वो काम नहीं कर रही है। उनका काम आज बदल गया है। सरकार जहां न बनती है वहां पर सरकार बनवाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में आप चाहे उदाहरण देख लीजिए, आप चाहे अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में आप उदाहरण देख लीजिए। आप क्या करने का काम कर रहे हैं? क्या इसी काम के लिए सीबीआई, इनकम टैक्स ईडी थी? वो क्या विपक्षी नेताओं के लिए? क्या आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज सभी कोई भ्रष्टाचार का व्यक्ति नहीं है? क्यों नहीं हो रहे? अगर कार्रवाई होती, समान रूप से कार्रवाई होती तो प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न तब उठता है जब आप सरकार बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, नेताओं को धमकाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप प्रयोग इसका कर रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करने के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है। और आदरणीय अखिलेश जी ने ये बात विधानसिभा में कहा था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात विधानसभा में कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपनी सरकार में कार्रवाई करिए। सिंह साहब एक बार उनको कंप्लीट करने दिए, क्यों भाईचारा बरतते हैं? एसएन भाई एक बार उनको कंप्लीट कर लें दीजिए, उनका वक्त है, एक बार वो कंप्लीट कर ले तब आप जवाब दीजिएगा। सिंह साहब, ये आपका नेचर नहीं है जो आप आज आप कर रहे हैं। मेरे को बड़ा हतप्रभ हो रहा है, मैंने आपके साथ सोइयो डिबेट करी है, आप कभी किसी के बीच में नहीं बनता। लगता है भारतीय जनता पार्टी पर आपकी संगत का असर ज्यादा चढ़ गया आप पे। ऐसा आपका नेचर नहीं है। जब मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी हमेशा ध्यान से सुनते हैं और अपने समय में प्रॉपर अपनी बात रखते हैं। मैं आपकी इसकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आपकी एक इमेज है, उस इमेज का ध्यान रखें। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आपने देखा निश्चित तौर पर हमारे समाजवादी पार्टी का समय आप ऐसा करेंगे तो गलत होता है ना। तो मैं आपसे निश्चित तौर पर समान रूप से कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। पक्ष के लोगों को भी लिया जाए, पक्ष के लोगों जो इस पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सारे ईमानदार हो गए हों। ऐसा तो देश नहीं मानता ना। निश्चित तौर पे जब कार्रवाई में असंतुलन दिखाई देता है, कार्रवाई दिखाई देती है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के अपने इनके लोगों को, विपक्ष के लोगों को ठिकाना लगाना है। सरकार नहीं बन रही है, सरकार बनानी है तो उनको धमकाना कि ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स लग जाएगा या सीबीआई आने लगेगी, तो आपको समर्थन करना है, विधायक तोड़ के लाओ। आज कई लोग जेल में। सिंह साहब, क्या एजेंसीज का जो इस्तेमाल है वो बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए कर रही है? समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी यही कह रही साहब आप पहले डराते हैं, धमकाते हैं, एजेंसी को दिखाते हैं, अगर आदमी मान जाए तो फिर वो पाक साफ, नहीं मांग रहे तो फिर तो साहब बेहाल है। देखिए, दो बातें कहूंगा मैं। हमारे मुख्यमंत्री जी से इनके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हमारी भी सरकार आएगी, हम भी ऐसे कार्रवाई करेंगे जैसे कार्रवाई आप करें। उन्होंने कहा करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं रजत जी, एक आम आदमी की तरह इतने जिम्मेदार चैनल पे बड़ी खूबसूरती से इस बात को कह रहा हूं, चाहे कोई भी सरकार आए, अगर अपराधियों पे कार्रवाई कर रही है, जो गलत कार्य कर रहे हैं, अगर उन पे कार्रवाई कर रही है तो ये खुश होना चाहिए। मेरा वाला तेरा वाला क्या हुआ? अगर रामेश्वर यादव के पास बहुत सारी जमीनें मिल रही है, जोगेंद्र यादव के पास आय से अधिक संपत्ति मिल रही है, तो रामेश्वर यादव और जोगेंद्र यादव या एसएन सिंह, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो किसी पार्टी से जुड़े हो, इसलिए उनके पे कार्रवाई नहीं होगी। आप अपनी सरकार में रहते, अगर आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति है जो गलत कार्य करता है तो आप पे कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्यों नहीं कार्रवाई किए? लेकिन एक आके लूट की छूट मिल जाए कि नहीं, हम अपनी सरकार में कुछ लोगों को छूट देते हैं, आप भी अपनी सरकार में छूट दीजिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। दूसरी बात, हमने कहा कि अगर किसी पे भी कार्रवाई हो रही है, अगर वो गलत कार्रवाई होगी, तो आदरणीय रजत जी ने बहुत अच्छी बात कही, भाई कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट में आप जाइए और कहिए सरकार गलत कर। जब 14 पार्टियां कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट कहता है कि खाली हाथ आप चले जाते हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया, आपने कोर्ट वाला पॉइंट किया और टंकी की चोट पे कहा कि साहब सरकारी कोई, एक मिनट आ रहा हूं सिंह साहब, एक मिनट आ रहा हूं, अभी फिर आता हूं आपके पास, आ रहा हूं शुभ आपके पास। एक बात दीपक झा जी के पास। दीपक, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, एक लेवल पे, एक टेबल पर बैठना चाहिए, इस इश्यू पर बातचीत होनी चाहिए कि हो सकता है आज पक्ष में आप हो, कल पक्ष में कोई और पार्टी रहे, दल आएंगे जाएंगे, लेकिन जो एजेंसीज है वो एजेंसी स्वतः है,
और वहां पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये दोनों तरफ से बातचीत हो, ऐसा कोई हल निकाला जाए। देखिए, इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं होता है। जो सत्ता में बैठे हुए दल है ना, उनको थोड़ा सा तानाशाही मानसिकता के साथ काम करेंगे तो यही होगा परिणाम जो आज हो रहा है। लेकिन जब आप सत्ता में बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। आपको झुक के अपने से छोटे लोगों को गले लगाना भी आना चाहिए, जनता का दर्द भी समझना चाहिए। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप जनता के मुद्दों के लिए काम कर सके। जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि जितने आपके विरोधी एमके ने प्रकार है ना, तो ये सरकार जो है ना जानवी प्रवृत्ति से काम कर रही है, जिसको बोलते हैं आसुरी मानसिकता के साथ। तो आसुरी मानसिकता क्या होते है? मैं राजा हूं, मेरे को सिंहासन चाहिए, अब ये मेरा सर्वस्व और सर्वदा के लिए हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था, तो भस्मासुर ने भगवान शिव को ही ट्राई किया कि भाई मैं तुमको भस्म कर दूंगा। तो ये जनता ने जनार्दन बनाया मोदी सरकार को, कहा कि ये आप हमारे लिए काम करिए। लेकिन ये सरकार भस्मासुर बन चुकी है, ये सरकार राक्षसी प्रवृत्ति की हो चुकी है। जिस जनता के लिए मुद्दे पे काम करना चाहिए था, ये ईडी सीबीआई को उठा के जनता को डरा रही है, बिजनेसमैन को डरा रही है, नेताओं को डरा रही है। आप देख रहे हैं कि वो क्या रहा है इस देश में, आप जिसको चाहें जहां से चाहें जेल में डाल देते हैं। लेकिन आप मोदी चोर को उठा के नहीं ले आते, ललित मोदी, किसी और मोदी को मत बोलिएगा, ललित मोदी जो चोर है मोदी, लंदन में बैठा हुआ है, लाते हैं। नीरव विजय माल्या को आप यहाँ पे लाते नहीं है। तो एक कर क्या रही सरकार? चुनाव के टाइम पे रोज झुंझुने बजाए जाएंगे, देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने वो कर दिया। लेकिन आप उस चोर मोदी को पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते, तो आप उस चोर माल्या को इंडिया ला नहीं सकते हैं। तो आप करेंगे क्या? आप अपने विपक्षी लोगों पे टारगेट करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दों पे बात करे और ईडी सीबीआई का वास्तविकता में आ रहा हूं, सिंह साहब आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, ठीक है दीपक आ रहा हूं। एक बार शुभ के पास भी चलेंगे, उसके बाद सिंह साहब। शुभ, मेरा सवाल वही है, विकास के लिए काम करेगा, नेता सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, आज ये पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी सत्ता में रहेगी, लेकिन एजेंसीज इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए पक्ष विपक्ष और राजनीतिक दलों को एक कदम आगे आना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएंगे ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है दीपक भाई, ले लिया, एक बार शुभ के पास। नहीं, देखिए आप भी अपनी जगह सही है, सरकार टू सरकार कंपैरिजन करना चाहिए और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। 2004 से 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, सीबीआई ने 72 पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें से लगभग 40 ऑपोजिशन में थे। 2024 के बाद सीबीआई ने 124 प्रोमिनेंट लीडर्स को इन्वेस्टिगेट किया और उसमें से 118 ऑपोजिशन में हैं। तो आप देखिए कि 10 साल और बनाम 10 साल, लगभग 60% ऑपोजिशन लीडर्स के इन्वेस्टिगेशन से ये जंप कर गया लगभग 95% तक। तो ये आप देखिए, ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट बोल देना अच्छा होता है कि जो भी सरकार रहती है वो हमेशा उत्पीड़न करती है अपने ऑपोजिशन का, लेकिन आप आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो हरासमेंट है, हरासमेंट है ये। उसके अलावा मैं एक और आंकड़ा प्रेजेंट करना चाहूंगी। सीबीआई, हाँ, मैं एक और आंकड़ा प्रेजेंट करना चाहूंगी। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से आप लगा लीजिए, ईडी ने लगभग 5400 इन्वेस्टिगेशन करी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। ये पार्लियामेंट में टेबल की हुई रिपोर्ट है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन्होंने लगभग 5400 पिछले 17 साल में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है। इसमें केवल 23% कन्विक्शन, मतलब इतना पथेटिक नंबर, मतलब 0.5% कन्विक्शन। ऑल्सो ईडी ने 1600 इन्वेस्टिगेशन, 1800 रेड करी हैं, लेकिन उसमें से केवल 10 लोग कन्विक्ट हुए हैं। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ठीक है, ईडी ऐसे नहीं, ये आंकड़ों के साथ इशू, और मैं इस बात को कह रहा था, मैंने भुवन जी से यही सवाल पूछा। अच्छी बात, जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, ठीक है, लंबा समय लग रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए आप कुछ मिलता ही नहीं है, कोई रिकवरी नहीं होती साहब, कुछ नहीं होता। देखिए, दो चीजें कहूंगा। एक तो कांग्रेस के मित्र ने तानाशाही प्रवृत्ति के बारे में कहा कि निश्चित तौर पे कांग्रेस तानाशाही ले आती है, वो देश में इमरजेंसी लगा देगी, 75 में भी जो पत्रकारों के साथ करेगी, 2023 में भी उसी तरह करेगी, सिखों की हत्याएं करा देगी और बहुत सारे जगह 356 का प्रयोग कर देगी। अब सुनिए, अब देखिए, अब बहन पे आता हूं। रजत जी, हालात ये है रजत जी कि एक लोकपाल बिल का नाम हम लोग सुने थे, हम लोग तो गांवों के रहने वाले थे, लोकपाल बिल नहीं सुने थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़ा देश में ढिढोरा पीटा। हम भी नए नए दिल्ली आए थे, लोकपाल बिल,
हुआ क्या, लोकपाल बिल को जब ठंडे बस्ते में आम आदमी पार्टी ने डाल दिया और करप्शन का चोला ओढ़ लिया तो ये रेशियो बढ़ गया। जो 72 लोग होते थे आज बढ़ के 114 लोग हो गए। तो आप देखेंगे जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली पहले की एजेंसियां जो 2010 में 72 था, आज 2023 चल रहा है भैया। जनसंख्या बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, पता नहीं क्या क्या बढ़ रहा है, इनका भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और एजेंसियों में बहुत सारी संलिप्तता जो इन लोगों की है वो जांच बढ़ रही है। तो जब आप लोकपाल बिल नहीं ले आएंगे, जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ आप भागीदार बनेंगे तो निश्चित तौर पे जो भागीदार होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, इन भ्रष्टाचारियों को तो जेल में जाना पड़ेगा ना। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो विधवा कॉलोनी बना दी, जो सिखों की हत्या करा दी, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दी, कभी पूरे देश को जेल में डालने का कार्य की कुर्सी के लिए। भैया आप देख लीजिए दिल्ली में क्या क्या देखिए, पूरे देश में अहंकार के बल पर जो सिखों की हत्या कराता है कि नहीं एक पेड़ गिरता है, जो आदमी अहंकार में इतना लिप्त है वो भगवान को ही नहीं मानता है। एफिडेविट भैया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम की सत्ता नहीं है, तो ऐसे लोग जो भगवान की सत्ता नहीं मानेंगे वो दुराचार करेंगे। तो जब आप दुराचार करेंगे तो एजेंसियां आपको जेल में डालेगी, पैसे की हेरा फेरी करेंगे, गमले में 5 करोड़ का चिदम्बरम साहब गोभी लगाएंगे। ठीक है भैया 5 करोड़ की आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, ये चलता चिदम्बरम रहेगा। जी, आज वक्त की थोड़ी कमी जी। है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। कोशिश यही थी हमारी कि समझे कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसमें दो चीजें, पहला कि अगर सब पाक साफ है तो कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिलता, और दूसरा यह प्रश्न है कि कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों होता। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि केंद्र पर जो भी काबिज होता है थोड़ी बहुत कोशिश